हेलो एंड वेलकम। माय नेम इज मेवाराम चौधरी और आप सभी का मैं ज्ञान तंक फॉर मैथ्स में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे 3D और 3D के अंदर इस पर्टिकुलर लेसन के अंदर हम एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन की बात करेंगे और लाइन एंड प्लेन के रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले सेपरेटली हमने प्लेन के बारे में 2 लेक्चर कंप्लीट कर रखे हैं, जिसमें प्लेन की इक्वेशन लिखना और प्लेन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट लाइक डिस्टेंस निकालना, किसी भी पॉइंट की प्लेन के अलोंग इमेज निकालना, वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो आपको सीक्वेंस में सारे लेक्चर देखने हैं, ताकि कोई कॉन्सेप्ट अगर इस लेक्चर में काम आ रहा होगा पिछले का, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा उसको अप्लाई करने में। अब इस लेक्चर की शुरुआत हम करेंगे एंगल बिटवीन टू प्लेन। तो हमारे पास में 2 प्लेन गिवन होंगे, उनके बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो हमें प्लेन अगर गिवन हो तो उनकी इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो सकती है या वेक्टर फॉर्म में, दोनों ही तरीके से हो सकती है। तो कार्टेशियन फॉर्म में यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको dr समझ में आएंगे। dr मतलब डायरेक्शन रेशियो पकड़ में आ रहे होंगे, a1 b1 और c1 है। सिमिलरली सेकंड प्लेन है, तो उसकी इक्वेशन अगर लिख रहे हैं तो यहाँ पे dr आपको क्या है एज्यूम करने, a2 b2 और c2 एज्यूम करने। अगर वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर फॉर्म में हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं प्लेन की, r डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1, ठीक है। और ऐसे r वेक्टर डॉट n2 इक्वल टू d2, इस तरह से हम प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं। अब हमें 2 प्लेन के बीच में एंगल की बात करनी है। तो 2 प्लेन के बीच में एंगल का मतलब ऐसे होता है, जैसे आप अपनी नोटबुक ओपन करते हो, तो नोटबुक ओपन करने पे आप एक जगह पे उसको होल्ड करिए और फिर उसके बीच में जो रोटेशन देखते हो, उसी एंगल को बोलते हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन। लाइक यहाँ पे आप अगर फिगर के अंदर देखने की कोशिश करोगे, तो लेट से नीचे वाला प्लेन P1 एज्यूम करता हूँ और ऊपर वाला प्लेन P2। तो इन दोनों प्लेन के बीच में एंगल आपको कहीं के नजर आ रहा होगा, इस एंगल को हमें फाइंड करना है। अब प्लेन की जो भी इंफॉर्मेशन होती है डायरेक्शन से रिलेटेड, वो सारी इंफॉर्मेशन नॉर्मल के पास में होती है। तो अगर मुझे एंगल निकालना है तो कहीं की नॉर्मल की हेल्प लेनी चाहिए। अब नॉर्मल की हेल्प कैसे लेंगे, तो देखिए, अगर मैं इस थीटा की बात कर रहा हूँ तो इस थीटा को मैं एक और तरीके से देख सकता हूँ। कैसे, ये नॉर्मल है पहले वाले प्लेन की, जिसको n1 से डिनोट कर रहे हैं, और ऐसे रेड में आपको नॉर्मल दिख रही है सेकंड वाले प्लेन में। और ये नॉर्मल भी आपस में कहीं न कहीं क्या कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो इन दोनों नॉर्मल के बीच में जो एंगल आपको दिख रहा है, वही एग्जैक्टली एंगल किसके बीच में होगा, 2 प्लेन के बीच में एंगल होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको प्लेन के अंदर नॉर्मल की हेल्प से निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ अच्छे से कि n1 और n2 दो वेक्टर मुझे अगर यहाँ से मिल जाते हैं, तो मैं उनके बीच में एंगल लिखने की कोशिश करूंगा। अब आप वेक्टर के अंदर ऑलरेडी जानते हो कि अगर मेरे पास में 2 वेक्टर गिवन है तो उनके बीच में एंगल निकालने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर एंगल निकालना है तो मैं cos थीटा इक्वल टू लिख सकता हूँ। वेक्टर फॉर्मेट में अगर लिखना चाहूँ तो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो आपको ये डिसाइड करना आना चाहिए कि कब तो वेक्टर फॉर्मेट एज्यूम करना है, अप्लाई करना है, और कब कार्टेशियन फॉर्म। तो यहाँ पे n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मोड और n2 का मोड निकालेंगे, तो उससे हमें cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी और वही आपके लिए क्या होगा, एंगल की वैल्यू निकाल के देगा। अगर मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आपको पता ही है कि यहाँ पे जो मेरा n1 वेक्टर होगा वो बेसिकली क्या होगा, a1 i कैप, b1 j कैप और c1 k कैप। और ऐसे ही n2 वेक्टर अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा a2 i कैप, b2 j कैप और c2 k कैप। तो मैं अगर उसको वेक्टर फॉर्मेट को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो n1 डॉट n2 यानी इन दोनों का डॉट करेंगे तो क्या आएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और डिवाइड में आ जाएगा a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर और c1 स्क्वायर, और इधर आ जाएगा a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम 2 प्लेन के बीच में एंगल निकाल सकते हैं, इनकी नॉर्मल के बीच में एंगल निकाल के। अब यहाँ से आप अगर स्पेशल केस की बात करें तो स्पेशल केस क्या हो सकते हैं कि अगर मेरा पहला प्लेन और दूसरा प्लेन एक दूसरे की नॉर्मल परपेंडिकुलर हैं, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, यानी दोनों की नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0। थीटा 90 होने पर cos 90 की वैल्यू 0 होती, तो n1 वेक्टर डॉट n2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू 0, या डायरेक्शन रेशियो होते हैं नॉर्मल के, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर सकते हैं। और अगर मेरे पास में P1 और P2 दोनों पैरेलल हैं तो यहाँ पे उनका डायरेक्शन रेशियो
डायरेक्शन रेशियो उनका रेशियो इक्वल आना चाहिए, ठीक है। A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 C2। तो ये पैरेलल वाली कंडीशन के आपको स्पेशल केस ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आपको लाइक ऐसा दे रखा है, ठीक है, ये कोई दो प्लेन दे रखे हैं और उनके बीच में मुझे एंगल फाइंड आउट करना है। तो मेरा पहला इंटेंशन क्या रहेगा, मैं पहले n1 वेक्टर लिखने की कोशिश करूंगा। तो देखिए इक्वेशन है लाइक P1 3x - 2y + z इक्वल टू 0 और ऐसे दूसरा प्लेन दे रखा है x - y + 2z इक्वल टू 4। तो मैं यहाँ से n1 वेक्टर लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, यहाँ से डायरेक्शन रेशियो पकड़िए, 3 - 2 और 1 है, तो 3i - 2j और k। ऐसे मैं n2 वेक्टर लिखना चाहूंगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, i - j + 2k आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से cos थीटा लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर। देखो एंगल निकालना बहुत ही इजी है, आप इस बात को यहाँ से समझ पा रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो कितना आएगा, 3 + 2 + 2 और डिवाइड में लिखेंगे तो पहले वाले का अंडर रूट लेंगे तो 9 + 4 + 1 और दूसरे वाले का अंडर रूट लेंगे तो 1 + 1 + 4। अब ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 3 + 2 5 2 7 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा तो अंडर रूट 14 और अंडर रूट 6, ठीक है। इस वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करोगे तो कहीं की आपको वैल्यू ये मिल जाएगी एंगल की। तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो यही है कि आपको एंगल निकालना है दो प्लेन के बीच में। तो सिमिलरली आप लाइन के बीच में एंगल निकालते थे, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालते थे, ऐसे ही दो नॉर्मल के बीच में एंगल निकालना होता है। यहाँ तक आपको क्लियरिटी है। तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और देखिए JEE 2020 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर भी कहीं कहीं एंगल बिटवीन टू प्लेन की बात हो रही है। इन्फॉर्मेशन समझने की कोशिश करते हैं। एक प्लेन है, अब यहाँ पे एक प्लेन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी है और दूसरे प्लेन का इक्वेशन दे रखा है। ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास हो रहा है और एंगल बना रहा है किसी सेकंड प्लेन के साथ में π/4 का, ठीक है। अब सेकंड प्लेन का इक्वेशन आपको गिवन है y - z + 5 = 0 एज ए डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। तो पहले वाले प्लेन के डायरेक्शन रेशियो निकालनी है नॉर्मल के। तो मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए, प्लेन की इक्वेशन नहीं है तो प्लेन की इक्वेशन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो लेट से मैंने लिखा फर्स्ट प्लेन, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन दे रखी है पॉइंट के फॉर्म में और मुझे इक्वेशन लिखनी चाहिए तो सबसे बेस्ट तरीका ये कि आप पॉइंट फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन से स्टार्ट करें। तो a x - x1 b y - y1। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी हो सकता है लेकिन ये क्वेश्चन आपको अप्रोच के साथ चलते जाना है तो हो जाएगा सॉल्व। ये प्लेन की इक्वेशन हम जानते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये पॉइंट लेट से मैंने ए एज्यूम कर लिया और बी, तो ये दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे नहीं करेंगे भाई। ये प्लेन फर्स्ट अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ तो इसके अंदर ए एंड बी दोनों पॉइंट सेटिस्फाई होने चाहिए। तो मैं ए पॉइंट को पुट करता हूँ, तो पुटिंग ए एंड बी, इन ए और बी दोनों को अगर मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ तो क्या होगा, ए x - x1 की जगह 0 + b y - y1 और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा क्योंकि -1 है और c z - 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब जब मैंने a को यहाँ पुट किया था तो b भी इसी के अंदर लाई कर सकता है, तो b की वैल्यू भी पुट कर लीजिए। तो पहले मैंने a पुट कर लिया, पुटिंग a नाउ। अब आपको क्या करना है, b जो 0 0 और 1 है इसको यहाँ पे पुट कर लो तो कितना आ जाएगा बताओ। x की जगह x y z की जगह पुट कर सकते हैं आसानी से, 0 - 0 b 0 + 1 और c 1 - 0। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये एक के साथ वाला कॉफिशिएंट 0 इसलिए खत्म हो जाएगा यहाँ से, b + c यानी b = -c आ जाएगा। कितना आ जाएगा, b = -c। यहाँ तक कि पहले रिलेशन आप यहाँ पे समझ सकते हैं, यानी b की वैल्यू -c के इक्वल टू मिल गई है। अब b की वैल्यू -c के इक्वल टू मिल रही है आपके पास में। अब आगे इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है, आपको एंगल दे रखा है, एंगल P1 एंड P2 के बीच में एंगल कितना है, एंगल बिटवीन P1 एंड P2 कितना है, π/4 है। अब आप खुद समझने की कोशिश करो, एंगल दो प्लेन के बीच में निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं, जो एंगल है वो इक्वल टू, न्यूमरेटर में क्या आता है, A1 A2 आता है प्लस B1 B2 आता है प्लस C1 C2, राइट। डिवाइड के अंदर क्या आएगा, A1² B1² और C1² और दूसरे अंडर रूट के अंदर आ जाएगा A2² B2² और C2²। अब मैं यहाँ पे जब वैल्यू पुट करना चाहूँगा तो आप यहाँ से क्लियरिटी के साथ मुझे बताने की कोशिश करो
कि आपके पास में A1 की जगह तो A है, B1 की जगह B है और C1 की जगह C है। अब A2 की जगह कितना है, तो सेकंड जो प्लेन है उसमें डायरेक्शन रेशियो कितने हैं, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 0 है, इसलिए A2 की वैल्यू 0। B2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। कितनी आएगी, 1। और C2 की वैल्यू कितनी है, तो आपको -1 है। ये वाला पार्ट समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा, तो cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, राइट। A1 A2 तो A इंटू 0 प्लस B इंटू 1 प्लस C इंटू -1 अपॉन में लिखेंगे, तो अपॉन में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा A² प्लस B² प्लस C²। फाइनली आपको ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो जो आगे वाला अप्रोच है उसके साथ चलते जाएगा, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये √2 आएगा और ये √2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A² प्लस B² प्लस C² का अंडर रूट इक्वल टू कितना आ जाएगा, B - C। इतना पार्ट समझ में आ गया। अब देखिए थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं और यहाँ पे स्क्वायरिंग करते हैं। तो जब स्क्वायरिंग करोगे तो A² प्लस B² प्लस C² इक्वल टू क्या हो जाएगा, B² प्लस C² माइनस का 2BC। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो A² की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 2BC निकल के आ रहा है। ये मैं कह सकता हूँ कि मेरा सेकंड रिलेशन यहाँ से आ गया। अब देखिए आपको डायरेक्शन रेशियो निकालने, तो डायरेक्शन रेशियो निकालने तो जरूरी नहीं है कि आपको 3 इक्वेशन की जरूरत पड़े, इन दो से काम हमारा चल सकता है। कैसे, तो यहाँ पे अब आगे वाला पार्ट देखिए, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ रेड में, जो आपको अगला वाला पार्ट यहाँ से समझाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर फर्स्ट और सेकेंड की बात करें तो सेकेंड इक्वेशन के अंदर B की जगह -C पुट कर दो आप, तो जहाँ आपको B दिख रहा है उसकी जगह -C पुट कर लो, तो कितना हो जाएगा, -2B और B की जगह या C की जगह -B पुट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रहेगा एज इट इज। तो A² इक्वल टू कितना हो गया, 2B²। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस √2B निकल के आएगी, यानी A की वैल्यू मेरे पास में कितनी निकल के आ रही है, √2B के इक्वल टू आ रही है। अब मुझे चाहिए था रेशियो, तो A/B/C। अब आप सोचिए जरा, A की जगह कितना है, तो आप कहोगे √2B है, B की जगह क्या है, तो B है, और C की जगह कितना है, -B है। देख पा रहे हो, C की जगह कितना है, -B यहाँ से। अब यहाँ से आप कैंसिल आउट करोगे तो B से B सब में से कट रहा है, तो √2 1 एंड -1 मिल जाएगा, रेशियो की बात करें। अब ऐसा कोई ऑप्शन है तो वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो सकता है। तो देखिए हमको ऐसा ऑप्शन लाने के लिए अगर इस पूरे को मैं √2 से और मल्टीप्लाई कर दूँ, रेशियो के अंदर आप कोई भी संख्या कॉमन है तो बाहर निकाल सकते हो, और बाहर कोई संख्या तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा और ये माइनस का √2 हो जाएगा, और ऐसा ऑप्शन आपको B ऑप्शन दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, B आंसर। तो देखिए जेईई मेंस कई क्वेश्चन है अप्रैल 2019 का, ठीक है। तो अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है, तो किस टाइप क्वेश्चन वो एग्जाम वाले पूछ रहे हैं, तो ऐसा आपको अप्रोच पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमने एंगल बिटवीन टू प्लेन का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, और एंगल बिटवीन टू प्लेन अप्लाई करते हैं तो आपको दोनों प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो के बीच में ही एंगल का रिलेशन अप्लाई करना होता है, ठीक है। चलें आगे। अब देखिए, अब आपको अगर ऐसे बोल दें कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, तो हमने डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन पढ़ा था। तो दो पैरेलल प्लेन है और इनके बीच में डिस्टेंस है, तो दो प्लेन ऐसे होंगे, अगर पैरेलल बात करें तो P1 है P2, और इनके बीच में डिस्टेंस निकालनी। तो पहले तो पैरेलल प्लेन की पहचान क्या है, तो दो प्लेन पैरेलल है तो उनके नॉर्मल क्या होंगे आपस में, दोनों प्लेन के नॉर्मल भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल ही होंगे। जैसे ये नॉर्मल है, ठीक है, इसका नॉर्मल ऊपर की तरफ ये जा रहा है, ठीक है, तो ये N1 बोलता हूँ, और इस सेकंड वाला जो प्लेन है तो कहीं यहाँ पे होगा इधर। तो दोनों प्लेन में क्या होगा, दोनों प्लेन के नॉर्मल आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर दो प्लेन पैरेलल हैं तो उनके नॉर्मल भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये पहचान है कि दोनों प्लेन के नॉर्मल पैरेलल होने चाहिए, और नॉर्मल अगर पैरेलल है तो हमने जस्ट पिछले वाले एंगल में देखा है कि दोनों नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे या प्रोपोर्शनल होंगे। दोनों नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो इक्वल या प्रोपोर्शनल होने चाहिए, तो ये पहचान है। तो देखिए यहाँ पे जो प्लेन की इक्वेशन लिखी है उसमें दोनों प्लेन के नॉर्मल मैंने एक ही जैसे यहाँ पे कंसीडर की है, तो मैंने कंसीडर किया, इसका मतलब ये आपको प्लेन के अंदर कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारे पास में जो दो प्लेन है, तो उन दोनों प्लेन की जो नॉर्मल है
उनके डायरेक्शन रेशियो एक जैसे हैं, केवल यहाँ पे फर्क किसका है, कांस्टेंट का। ऐसे आप 2D के अंदर स्ट्रेट लाइन में क्या बोलते थे, दो लाइन अगर पैरेलल थे तो उनका स्लोप सेम होता था, कांस्टेंट पार्ट कुछ अलग हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों का स्लोप क्या होता था, सेम होता था। हम वहाँ पे लाइन लिखते थे तो ऐसे लिखते थे y इक्वल टू m1x प्लस c1, ये पहली लाइन लिखते थे। दूसरी लाइन की बात करते थे तो m2x प्लस c2 लिखते थे। और दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस की बात करें, दोनों लाइन की, तो ये ऐसे भी लिख सकते थे या एक ऐसे लिख सकते थे ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0। और दूसरी लाइन की बात करेंगे तो ax प्लस by c2 इक्वल टू 0। और डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास में हुआ करता था c1 माइनस c2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उससे याद आया, ये 2D की बात कर रहे हैं। ये 2D के अंदर लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालने का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। वहाँ पे हमने एक नोट पॉइंट करके आपको बताया भी होगा और आपको पता भी है कि जब भी दो लाइन के बीच की पैरेलल डिस्टेंस निकालते हैं तो हमें x एंड y के कोफिशिएंट इक्वल करने होते हैं। x एंड y के कोफिशिएंट क्या होने से, इक्वल होने से, तब जाके फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगर इक्वल नहीं तो आप इक्वल करते हो या तो मल्टीप्लाई करते हैं या कॉमन निकालते हैं। तो ऐसे मुझे दो प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो ये दो प्लेन के बीच में अगर डिस्टेंस निकालनी है तो मैं ऐसे कहूँगा कि ये वाली डिस्टेंस आपको बेसिकली चाहिए, ठीक है। तो इस डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो मैं ऐसे कहता हूँ कि इनके बीच में कहीं के ओरिजिन अगर है, जरूरी नहीं कि ओरिजिन बीच में, ऊपर भी हो सकता है, तो हम ओरिजिन की मदद लेके डिस्टेंस निकालते हैं। जैसे पहले वाले की डिस्टेंस को मैंने d1 बोल दिया और दूसरे वाले की डिस्टेंस को d2 बोल दिया, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ओरिजिन आगे भी हो सकता है, बीच में हो सकता है, या दोनों के एक साइड हो सकता है। तो ऐसा आपको पॉइंट की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू प्लेन चेक करके लिखनी होती है। तो आपको अगर 2D के अंदर स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने ये जो फॉर्मूले का डेरिवेशन किया था, ये अगर याद है तो बिल्कुल सेम यहाँ पे रिजल्ट लिखने वाला हूँ मैं, और कुछ नहीं। तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन का जो फॉर्मूला लिखेंगे, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, d1 माइनस d2, दोनों के कांस्टेंट का डिफरेंस। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, d1 और d2, तो d1 माइनस d2 अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a1 b1 एंड c1 स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है और ये स्ट्रेट लाइन की तरह से प्रूव भी हो जाता है। और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये, जिसमें ध्यान देने वाली बात कौन सी है, इम्पोर्टेंट बात ये कि कोफिशिएंट ऑफ x, y and z in two plane in P1 and P2 must be same। अगर कोफिशिएंट x, y, z के हैं, वो P1 का x का कोफिशिएंट और P2 के अंदर x का कोफिशिएंट, ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। ऐसे y के कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए, तब जाके ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे तो d1 प्लस d2 हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ओरिजिन यहाँ पे के पीछे आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करते थे कि यहाँ से लेके इस प्लेन तक की डिस्टेंस निकालते थे, ठीक है। यहाँ तक की डिस्टेंस निकालते थे, लेट्स मैंने d1 बोल दिया, और ये पूरी डिस्टेंस निकालते थे यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस। और ये d2 निकालने के बाद अपन फिर क्या बोलते थे कि d2 में से d1 को सबट्रैक्ट कर दो, तो इससे क्या मिलती थी, आपको बीच की डिस्टेंस आ जाती थी, ठीक है। तो ये मेन प्रूफ होता है कि आपको ओरिजिन की हेल्प से ये डिस्टेंस मेजर करनी होती है। फाइनल आपको फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूले के अंदर कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। एक क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर ये बात आपको अप्लाई करनी है। तो देखिए यहाँ पे एक प्लेन गिवन है और ऐसे ही ये दूसरा प्लेन गिवन है, और इन दोनों प्लेन के बीच में मुझे डिस्टेंस चाहिए। तो मैं देख पा रहा हूँ ये दोनों प्लेन के अंदर 2xy प्लस 2z है और इधर से 4x 2y प्लस 4z है, यानी जो नॉर्मल है, या मैं कहूँगा नॉर्मल के dr है, उसमें यहाँ पे dr 2 1 और 2 है, इधर 4 2 2 है, यानी एक तरह से 2 से मल्टीप्लाई हो रखा है। तो मुझे पहला काम क्या करना चाहिए, अगर प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो दोनों के x y z के कोफिशिएंट एक जैसे बनाना चाहिए। तो पहले वाले प्लेन को तो जैसा है वैसे लिख लेते हैं, ठीक है, और इसको भी लेफ्ट में ले लेते हैं, तो -8 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब दूसरे वाले प्लेन है, उसके अंदर से 2 कॉमन लो और फिर लिखो, और 2 कॉमन लेंगे तो बाकी चीज़ें कट जाएगी राइट साइड से,
और ये कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। दोनों प्लेन लिख लिए। अब इन दोनों प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, तो आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए कि मेरे पास में A1 की वैल्यू कितनी है, तो 2 है, B1 की वैल्यू 1 है और C1 की वैल्यू कितनी है 2 है, T1 -8 है और D2 की वैल्यू कितनी है 5/2 है। ठीक है। अब डिस्टेंस अगर दोनों के बीच में निकालनी चाहिए तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, D1 - D2 अपॉन में अंडर रूट के अंदर A² B² और C² लिखेंगे। तो यहाँ पे -8 माइनस का 5/2 अपॉन में A², तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब आप कैलकुलेशन करोगे तो 16 और 5 21/2 और अपॉन में कितना आ जाएगा 9 यानी 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अंडर रूट, सर मॉडुलस है तो माइनस तो हट ही गया होगा, तो 21/6 जिसको मैं लिख सकता हूँ, तो ये 3 से कट जाएगा और ये 7, तो 7/2 आंसर आ जाएगा, जो कि आपको एक ऑप्शन में नज़र आ रहा है सी ऑप्शन के अंदर। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है, आप 2D के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि हमें दो प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है लाइन वाला ही। अब फैमिली ऑफ प्लेन की बात करते हैं। तो फैमिली ऑफ प्लेन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास में दो प्लेन है, दो प्लेन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो उन इंटरसेक्शन पॉइंट से या यहाँ पे दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो पहले इंटरसेक्शन से एक लाइन बनेगी। अगर 2D के अंदर दो लाइन इंटरसेक्ट करती थी तो वहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट आता था, और यहाँ पे दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो एक इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, डायमेंशन वाइज फर्क है। 3D के दो फिगर इंटरसेक्ट करते हैं, दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन बनेगी 2D की, और 2D की लाइन इंटरसेक्ट करती है तो एक 1D का पॉइंट बनता है। तो यहाँ पे जो दो प्लेन है, ये दो प्लेन जब इंटरसेक्ट करेंगे तो मेरे पास में एक लाइन बनेगी, इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है। अब मान के चलो ये प्लेन P2 है और ये प्लेन P1 है। अब इनके इंटरसेक्शन से मैं बहुत सारे प्लेन लिख सकता हूँ। देखिए ये देखने की कोशिश करें, इनके इंटरसेक्शन से बहुत सारे प्लेन लिख सकते हैं, और इनमें एक प्लेन आपको अभी दिख रहा होगा, ये जो प्लेन दिख रहा है। ऐसे मैं और प्लेन लिखना चाहूँ तो देखिए रेड से एक और प्लेन बना रहा हूँ, ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ। तो ये जितने प्लेन हैं इनको बोलते हैं अपन इंटरसेक्टिंग प्लेन। इंटरसेक्शन ऑफ दो प्लेन के एक तीसरा प्लेन पास हो रहा है। तो ऐसे जैसे ये रेड दिख रहा है आपको, एक ब्लू दिख रहा होगा, इन ब्लू और रेड की तरह जितने प्लेन हो सकते हैं जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होते हैं, इनको बोलते हैं अपन फैमिली ऑफ प्लेन। आपने ऐसा कॉन्सेप्ट लाइन के अंदर ही पढ़ा था कि दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके इंटरसेक्शन से बहुत सारी लाइन आप निकाल सकते हो। तो वो सभी लाइन क्या कहलाती है, L1 और L2 की फैमिली कहलाती है। क्या कहलाती है, L1 और L2 की फैमिली कहलाती है। ठीक है। तो हमें दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन की फैमिली की इक्वेशन लिखनी होती थी, तो क्या करते थे, सिंपली दोनों लाइन को लैम्डा से ऐड कर लेते थे, और उससे रिलेटेड आप जब 2D के अंदर पढ़ते तो काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया जाता है कि फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन L1 + लैम्डा L2 = 0 क्यों बनता है। अब इस बात को मैं थोड़ा सा अभी आपको भी डिस्कस करके समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, रेड वाला पोर्शन हटा देता हूँ। अब आप देखिए, लेट से ये मैंने प्लेन P दे दिया, तो मुझे P प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। तो ये P प्लेन की जो इक्वेशन है वो ऐसा लिख सकते हो, P1 + लैम्डा PT = 0। ये भी एक प्लेन की इक्वेशन आएगी, और वो इक्वेशन दोनों प्लेन के इंटरसेक्टिंग लाइन से पास होने वाले प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लैम्डा एक पैरामीटर है, यानी लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए यहाँ पे अलग अलग प्लेन मिलते जाएंगे। जैसे ब्लू है, रेड है, और अलग अलग प्लेन चाहिए तो आपको लैम्डा की वैल्यू पे वेरी करवाना पड़ेगा। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के ये आता है कि दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का जो इक्वेशन है वो हमें P1 + लैम्डा P2 = 0 से मिलता है। तो ये बात को कैसे हम यहाँ पे सेटिस्फाई या अपने आप को सेटिस्फाई करें, हाँ ये इक्वेशन है उसका। तो मैं ऐसे कहूँगा कि इस लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट होंगे क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन है, उसमें से कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। लेट से मैंने ए पॉइंट ले लिया, तो ये ए पॉइंट क्या करेगा, दोनों प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, P1 प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा और P2 प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा। यानी P1 के अंदर पुट करूंगा तो भी 0 हो जाएगा, और P2 के अंदर पुट करूंगा तो भी ये 0 हो जाएगा। जब कोई पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करता है तो वो दोनों साइड को इक्वल यानी 0 0 बना देता है। तो ये पॉइंट ऐसा है जो कि
इंटरसेक्टिंग लाइन के ऊपर है, तो P1 को भी जीरो करेगा, P2 को जीरो करेगा, और यही से ये आपका P प्लेन पास हो रहा है, जिसको मैं इस इक्वेशन से लिख रहा हूँ। तो आप जब इसमें पुट करोगे तो P1 वाला पार्ट जीरो हो जाएगा और लैम्डा P2 वाला पार्ट भी जीरो हो जाएगा, तो इससे जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये ए पॉइंट इस P प्लेन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ऐसे में अगर दूसरा पॉइंट ले लो, कोई B पॉइंट ले लो, तो B पॉइंट भी क्या करेगा, P1 और P2 दोनों को जीरो रखने की पावर रखता है, P1 को भी जीरो कर सकता है, P2 को जीरो कर सकता है। तो यानी मैं इस जगह पुट करूँ तो ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे जितने भी आप पॉइंट लोगे अलग अलग, इन सभी पॉइंट के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है बिना लैम्डा की वैल्यू को पुट किए। लैम्डा की वैल्यू पुट नहीं करो तो भी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो लैम्डा एक पैरामीटर है जिसके अंदर इस इंटरसेक्टिंग लाइन के सारे पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं, और ये अपने आप में एक प्लेन की इक्वेशन ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो वो प्लेन कौन सा होगा, जो इनके इंटरसेक्टिंग लाइन से पास हो रहा है। इसलिए मैं यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू अलग अलग रखूंगा तो मुझे अलग अलग प्लेन मिलेंगे, लेकिन उनमें एक कंडीशन हमेशा फिक्स रहेगी, वो है कि इंटरसेक्टिंग लाइन से पास हो रहा है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, दोनों प्लेन की है, तो इसलिए बोलेंगे फैमिली ऑफ प्लेन या इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। तो आपको अब इतना ध्यान रखना है कि जब भी मुझे दो प्लेन के इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन लिखना है तो सिंपली दोनों प्लेन को लैम्डा से ऐड कर लेना है, और कुछ भी नहीं करना है। अब उसमें जो लैम्डा होगा वो एक पैरामीटर है जिसको फाइंड आउट करने के लिए आपको एक अलग से कंडीशन गिवन होगी, जो क्वेश्चन पे अलग अलग वेरी करती है। तो फैमिली ऑफ प्लेन लिखने की बात आ रही होगी तो वहाँ पे निश्चित सी बात है कि दो प्लेन तो गिवन ही होंगे ऑलरेडी, ठीक है। अब इस बात को अगर हमें यहाँ पे फॉर्मूला के फॉर्म में देखना है तो ये पहला वाला प्लेन आपको दिख रहा है और दूसरा वाला प्लेन दिख रहा है, लेकिन इन दोनों में क्या है, अलग अलग प्लेन है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इनको अलग अलग बोल दूंगा A2, B2 एंड C2। जब इनको लैम्डा से ऐड करोगे तो कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, तो x के साथ क्या आ जाएगा A1 प्लस लैम्डा A2, y के साथ में आ जाएगा B1 प्लस लैम्डा B2, और z के साथ में आ जाएगा C1 प्लस लैम्डा C2 प्लस D1 प्लस लैम्डा D2। अच्छा, ये एक नई इक्वेशन बन रही है और इसी इक्वेशन को हम बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन या इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये क्लियरिटी हमें मिल जाए। तो फिर से देखिए, ये वापस से अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है और इसके अंदर भी कुछ ऐसी ही बातें बोली गई है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, यानी क्लियरली मुझे बोला गया है कि इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। तो मैं अब ज़्यादा डायग्राम वगैरह पे नहीं जाऊंगा, सिंपली P1 की जो इक्वेशन है वो यहाँ पे लिख लेते हैं और P2 की इक्वेशन को लिखने की कोशिश करते हैं, y प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इंटरसेक्शन प्लेन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग प्लेन P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 से लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे दोनों को लैम्डा से जोड़ देना है। तो देखो x का कोफिशिएंट यहाँ है नहीं, इसलिए केवल ये 2x ही आ जाएगा। फिर इसमें y का कोफिशिएंट देखेंगे तो y के साथ ऊपर से माइनस बनाएगा और नीचे से लैम्डा को मल्टीप्लाई किया होगा तो प्लस लैम्डा आ जाएगा। फिर z का कोफिशिएंट ऊपर आपको दिख नहीं रहा है और नीचे से z का कोफिशिएंट 2 दिख रहा है, लेकिन लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 लैम्डा आ जाएगा, राइट। माइनस दोनों में -4 ही है तो माइनस में कॉमन ले लूँगा तो 4 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आ गया, दोनों के इंटरसेक्शन वाला प्लेन निकाला तो मैंने लैम्डा से दोनों को ऐड कर लिया है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, लैम्डा को फाइंड आउट करने के लिए एक इन्फॉर्मेशन दे देंगे, इट आल्सो पासेज थ्रू 1 1, 0। तो ये प्लेन की इक्वेशन है, ये कहाँ से पासेज हो रही है, पासेज फ्रॉम 1 1 एंड 0 से पास हो रही है। तो ये 1 1 0 इसमें सेटिस्फाई करेगा, तो 1 यहाँ पे पुट कर लिया और z की जगह 0 पुट कर लेंगे, तो 0 प्लस 2 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, देखिए कितनी वैल्यू आ रही है, तो मैं देख पा रहा हूँ 2 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा को अगर संभालें एक जगह पे तो माइनस का 3 लैम्डा हो रहा है, माइनस का 3 लैम्डा, इधर से कितना आ जाएगा, ये 5 हो गया और इधर से प्लस का 2 हट जाएगा तो माइनस का 3 बच जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू -1 आ जाएगी यहाँ से। अब लैम्डा की वैल्यू -1 है, उसको आपको यहाँ पुट करनी है। जैसे मैं यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे पास में ये कितना आ जाएगा, 2x की जगह 2x ही रहेगा, y
-1 और माइनस z के साथ में, ये हो जाएगा -2 और इधर से आएगा तो 4 और -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2x - 2y - 2z इक्वल टू 0 और ये सिंप्लीफाई होगी x - y - z इक्वल टू 0। ऐसा आपको अगर कोई ऑप्शन दिख रहा है तो वही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये मुझे ये ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ से फिर ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जब भी मुझे प्लेन की इक्वेशन, इंटरसेक्टिंग प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो पहले लैम्डा से ऐड कर लो, फिर आपको लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए कोई कंडीशन गिवन होगी, जैसे कि यहाँ पे ये पासिस फ्रॉम 110 गिवन था। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। उनमें से एक क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ, इन दोनों के इंटरसेक्शन की पास हो रही। अब यहाँ पे डिस्टेंस 2/√3 फ्रॉम 331। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस दे दी इस पॉइंट से। तो पहले तो इंटरसेक्टिंग प्लेन की बात हो रही है जो किसी थर्ड प्लेन से किसी डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट या दिया है वैल्यू, वो केवल और केवल लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए दिया है। ठीक है, तो करें स्टार्ट। तो देखिए पहला काम क्या करेंगे अपन, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो पहला वाला प्लेन देखो x + 2y + 3z -2, ये पहला वाला प्लेन हो गया, प्लस लैम्डा टाइम दूसरा प्लेन देखेंगे तो x - y + z, ये -3 लेफ्ट में लेके रखना है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी कोई प्लेन की इक्वेशन दे रखी है तो दोनों को ऐड करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, इक्वल टू 0 वाला पार्ट रखना है। अब मैं यहाँ पे x के कोफिशिएंट ढूंढने की कोशिश करूंगा तो x + लैम्डा हो जाएगा, y के कोफिशिएंट देखेंगे तो 2 - लैम्डा और z के कोफिशिएंट देखेंगे तो 3 + लैम्डा। राइट, अब कांस्टेंट पार्ट को देखें तो इधर से कितना आ जाएगा, माइनस कॉमन लेते 2 और इधर से 3 लैम्डा, तो 2 + 3 लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ पे मेरे पास में एक प्लेन की इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, इस प्लेन की डिस्टेंस है 2/√3 फ्रॉम 3, 1, -1, यानी इसकी डिस्टेंस है इस पॉइंट से। तो डिस्टेंस कहाँ से निकालनी, 3, 1 एंड माइनस डिस्टेंस फ्रॉम 2/√3 है। तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस अगर निकालता हूँ तो क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये पॉइंट x की जगह रखना है और डिवाइड के अंदर क्या लेना है आपको, a² b² + c² लिखना है। तो देखिए डिस्टेंस की जगह तो 2/√3 डाल दो इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा, x की जगह 3 डालेंगे तो 3, 1 + लैम्डा, y की जगह 1 डालेंगे तो 1, 2 - लैम्डा, z की जगह -1 डालेंगे तो 3 + लैम्डा, -2 + 3 लैम्डा। ये मैंने लिख दिया ax1 + by1 + cz1 + d अपॉन में क्या आएगा, a² अंडर के अंदर a², a की वैल्यू कितनी है 1 + लैम्डा, तो 1 + लैम्डा का स्क्वायर प्लस b², फिर 2 - लैम्डा का स्क्वायर प्लस c², 3 + लैम्डा का स्क्वायर। अब आपको इसको सॉल्व करना है और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट तो है, बट 3D का यही तो है कि इसके अंदर क्वेश्चन ईजी आते हैं बट थोड़ी सी कैलकुलेशन वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैं अभी इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। तो देखिए कांस्टेंट पार्ट यहाँ से ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो 3 और 2 5 और -3 2 और ये -2 0 हो जाएगा, यानी कांस्टेंट पार्ट तो यहाँ से देखो 5 इधर से आ रहा है, कट गया। लैम्डा वाला पार्ट कितना है, 3 लैम्डा और -लैम्डा, 2 लैम्डा और -लैम्डा, तो प्लस लैम्डा और ये माइनस का 3 लैम्डा। तो आप देखोगे तो यहाँ से माइनस के तो 5 लैम्डा हो रहा है, तो इसमें से 3 लैम्डा घट जाएगा तो 2 लैम्डा ऊपर बच जाएगा। और नीचे वाला पार्ट देखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 3 लैम्डा स्क्वायर तो होना ही है, देखते जाइए। यहाँ से प्लस का 2 लैम्डा आएगा, इधर से माइनस का 4 लैम्डा, तो माइनस का 2 लैम्डा बच गया और यहाँ से 6 लैम्डा, तो ये प्लस का 4 लैम्डा बच जाएगा। कांस्टेंट 1 और 4 5 और 9, ये प्लस का 14, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे, क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 14 इक्वल टू लिखेंगे तो 3 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ये कट जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 7/2 आ जाएगा, माइनस का 7/2। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब माइनस का 7/2 आ रहा है तो इसको अपन क्या रखेंगे, इसको आपको रखना है यहाँ पे रखें। जैसे यहाँ रखोगे तो आपके पास में
अब सिंप्लीफाइड होके एक वैल्यू देगी और वही ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं। तो अब मैं देखूँगा तो x के साथ में 1 माइनस 7/2, y के साथ में 2 और माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा 7/2, z के साथ देखेंगे 3 माइनस 7/2 और -2, और यहाँ पे देखेंगे तो 2 माइनस 3 इंटू 7/2। अब आप कैलकुलेशन कर लो और मुझे तो यहाँ से कहीं के आंसर की फील आ रही है। देखो ये तो होगा ही नहीं कैसे भी करके, रूट वाला कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं और ये भी नहीं होगा, तो ले दे कि यही आंसर हो सकता है। एग्जाम के अंदर ये अप्रोच भी आपकी होनी चाहिए। अब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से मुझे तो दिख रहा है कि माइनस का 5x आएगा 4 और ये 11 y आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो 6 ये माइनस का z आ जाएगा और ये कितना हो रहा है 4 और 18, तो माइनस का और माइनस प्लस 17 इक्वल टू 0। तो ऑलमोस्ट आपको ए ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम में, जिसको आपको सॉल्व करते समय थोड़ी सी एफिशिएंसी रखनी चाहिए कैलकुलेशन की। तो ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। हमने प्लेन एंड प्लेन के बीच में एंगल पढ़ लिया, अब हम एंगल पढ़ रहे हैं लाइन एंड प्लेन के बीच में, यानी हमको एक लाइन दे रखी है और एक प्लेन दे रखी है, उसके बीच में एंगल की बात हो रही होगी। तो देखिए ये प्लेन है और ये लाइन मान लेते हैं, और लाइन एंड प्लेन की बात करें तो आपको ऐसे समझना है। ठीक है, लाइन एंड प्लेन की बात करें तो ये जो एंगल होता है इसी को बोलते हैं एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ऐसे सोचिए कि आपके टेबल के टॉप पर कोई आपने वर्टिकल लाइन रख ली, ऐसे आपका हाथ रख लो, और हाथ रखने के बाद में इस लाइन से टेबल तक आपका जो रोटेशन जा रहा है, इसी रोटेशन को क्या बोलेंगे अपन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन बोलेंगे। ठीक है, ये आपका प्लेन है। अब ये डायग्रामेटिकली आपको समझ में आ रहा है कि ये एंगल हमें ढूंढना है, बट अगर मैं देखना चाहूँ तो इस लाइन की डायरेक्शन तो किससे मिलती है, मुझे बी वेक्टर से मिलती है, और प्लेन की डायरेक्शन मुझे कहीं की नॉर्मल वेक्टर से मिलती है। यानी अगर मेरे पास में लाइन गिवन है और प्लेन गिवन है तो इसका मीनिंग ये होता है कि मुझे डायरेक्शन पता होगी, जिसको अपन बी वेक्टर बोल सकते हैं, और नॉर्मल पता होगी, इसको एन वेक्टर बोलते हैं। एंगल निकालते समय में पॉइंट का कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसकी तो कोई यहाँ पे ज़रूरत है नहीं एज सच कि ये लाइन कहाँ से पास हो रही है। ठीक है, ये पीछे भी जा रही होगी, ये लाइन कहाँ से पास हो रही है इसका कोई हमें मीनिंग नहीं है। तो अब आप देखोगे तो आपके पास में नॉर्मल, जैसे यहाँ से आपको डायरेक्शन पता होती है, अपन नॉर्मल वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0, ये प्लेन की इक्वेशन होती है। और लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं अपन, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर लिखते हैं, तो ये हमारे पास में लाइन की इक्वेशन होती है। तो इस कंडीशन में आपको नॉर्मल और लाइन की डायरेक्शन की हेल्प से ही एंगल निकालना होता है। तो अगर मेरे पास में एंगल निकालना हो तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको एक ऊपर की तरफ एरो दिख रही है और एक साइड में देखिए, उनके बीच में एंगल आप वेक्टर मेथड से आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन मुझे तो लाइन एंड प्लेन के बीच के एंगल की बात करना है, तो वो एंगल नीचे थीटा आपको यहाँ से दिख रहा है डायग्राम में, तो मैं ऊपर वाले एंगल को थीटा की मदद से लिखना चाहूँ तो आसानी से लिख सकता हूँ। कितना होगा, π/2 माइनस थीटा होगा, क्योंकि नीचे नॉर्मल के साथ में पूरा एंगल कितना बनता है, 90 का बनता है। अगर नीचे वाला थीटा है तो ऊपर वाला कितना होगा, π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इसको लेट से मैंने 5 मान लिया। तो आपको तो एंगल ही तो निकालना है, तो मैं यहाँ से एन वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल निकालना चाहूँ तो उससे फाइनली थीटा की वैल्यू आ सकती है। देखिए कैसे, तो मैं यहाँ से अगर एन वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल निकालना चाहूँ तो डॉट प्रोडक्ट की मदद से एंगल निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, तो cos π/2 माइनस थीटा, भाई एंगल तो एंगल होता है, आपने उसका π/2 माइनस थीटा नाम दे दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट की मदद से तो एंगल अभी भी निकाल सकते हैं। तो cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे तो कितना आएगा, एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ एन वेक्टर और मोड ऑफ बी वेक्टर आ जाएगा। अब आप ट्रिग्नोमेट्री से जानते हो कि साइन थीटा होता है, क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू ये निकल के आएगी, एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन एन वेक्टर का मॉडुलस और बी वेक्टर का मॉडुलस। तो थोड़ा सा याद रखने वाला पॉइंट ये कि जब भी हम लाइन एंड प्लेन के बीच में एंगल निकालते हैं तो इसके बीच में एंगल निकालते समय में डॉट प्रोडक्ट की हेल्प तो लेनी है, लेकिन एंगल में कॉस की जगह साइन लेना होता है। ऐसा क्यों लेना होता है वो आपको इसे डायग्राम से अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहा होगा। तो आप लाइन एंड प्लेन के बीच में एंगल निकालते समय लाइन की डायरेक्शन पकड़ लो और प्लेन की नॉर्मल और दोनों का डॉट प्रोडक्ट की मदद से एंगल निकालो। राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में आपको साइन थीटा लिखना है। क्यों लिखना है, ये आपको काम यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो आपको कोई भी
क्वेश्चन के अंदर अगर लाइन एंड प्लेन के रिलेटेड एंगल की बात करें तो उसमें आपको लाइन की इक्वेशन एंड प्लेन की इक्वेशन ऑलरेडी गिवन होगी, ठीक है। तो आप ध्यान करना वहाँ पे अगर कॉस की वैल्यू गिवन है तो आपको साइन कन्वर्ट कर लेना ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। और क्लियरिटी के लिए क्वेश्चन देखते हैं। और देखो ये भी JEE 2019 का क्वेश्चन है, तो इससे आपको और ज़्यादा फील आएगी कि हाँ वास्तविक में हमें जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बस बेसिक कॉन्सेप्ट पे होते हैं। इफ एन एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन, मतलब सेम वही बात हो रही है, यानी एक प्लेन है और एक लाइन है, ठीक है, और उनके बीच में एंगल की बात हो रही है। तो मैं डायग्राम तो केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ी देर के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो बेसिकली आप जब भी सॉल्व करें तो सबसे पहले क्या पकड़ेंगे, यहाँ से आप कहोगे कि लाइन की डायरेक्शन मुझे तो बता दो। तो बी वेक्टर अगर लिखना चाहें तो डायरेक्शन कहाँ से मिलती है अपन को, ये कार्टेशियन फॉर्म होती है तो उसमें नीचे वाले पार्ट होते हैं उससे मिलती है। तो 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। अच्छा एन वेक्टर अगर लिखना चाहें तो प्लेन में वेक्टर एन वेक्टर कैसे लिखते हैं, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से लिखते हैं। तो कितना आ जाएगा i माइनस 2j और माइनस के जे कैप, ठीक है। तो ये बी वेक्टर और एन वेक्टर यहाँ से मिल गए। अब आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास में एंगल की वैल्यू लिखेंगे, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो क्या लिखेंगे अपन, साइन थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइन थीटा। फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन एन। अब देखिए आपके पास में एन वेक्टर की वैल्यू जो है उसको यहाँ पुट कर दो, डॉट बी वेक्टर की वैल्यू i माइनस 2j माइनस के, और एक के कैप है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना के कैप है, तो के कॉन्स्टेंट है, इतना ध्यान रखें। इससे आपको के कैप से कंफ्यूज नहीं होना है। अपॉन में मोड के अंदर लिखेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। नीचे लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर के का स्क्वायर। अब देखिए मुझे साइन थीटा चाहिए और इन्होंने बोला है कि एंगल कॉस थीटा है। क्वेश्चन वाला बोल रहे हैं कि एंगल की वैल्यू कॉस 2√2/3 है। तो देखो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितनी आ जाएगी, 2√2/3। अब मुझे चाहिए साइन थीटा, तो आप यही से कन्वर्ट कर लो ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। तो कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ से बेस की वैल्यू 2√2, हाइपोटेनस की वैल्यू 3, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ आ रहा है। तो बताओ इसी ट्रायंगल से साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितनी आएगी, 1/3 आ जाएगी। यानी ये एक तरह से ये सेपरेट कैलकुलेशन थी। साइन थीटा की वैल्यू 1/3 है, तो मैं यहाँ से पुट कर लेता हूँ, साइन थीटा की जगह 1/3 पुट कर लेता हूँ। ऊपर वाला पार्ट जब डॉट प्रोवाइड करेंगे तो 2 आएगा, फिर -2 आएगा और प्लस में 2k आ जाएगा, राइट। नीचे वाला पार्ट लिखेंगे तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये 3 आ जाएगा। और अगला वाला पार्ट अंडर रूट के अंदर देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4, तो 5 + k²। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब आपको यहाँ से सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो √5 + k² इक्वल टू कितना है, 2k। दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो 5 + k² इक्वल टू 4k²। तो 3k² की वैल्यू 5 है। तो यहाँ से मेरे पास में k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5/3 आ जाएगा। k की वैल्यू चाहिए थी √5/3, तो ये ऑप्शन आपके पास में सही हो जाएगा। बाकी ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं जिसके अंदर माइनस वाली वैल्यू भी गिवन हो। तो ये लाइन एंड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि आपको साइन ना देखे कॉस की वैल्यू दे दें, तो आप क्या करोगे, पहले ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लोगे, राइट। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको नेक्स्ट चीज समझाता हूँ, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। यदि हमने 3D को सीक्वेंस में मेरे साथ पढ़ा है तो आपको मैंने लाइन और लाइन का इंटरसेक्शन समझाया था। लाइन और लाइन का इंटरसेक्शन निकालते समय क्या करते थे, पहली लाइन पे कोई पॉइंट लेते थे, दूसरी लाइन पे पॉइंट लेते थे और दोनों को कोइंसाइड करवा देते थे और वहां से x के वैल्यू से एक इक्वेशन बना देते, y के कोफिशिएंट से दूसरी इक्वेशन और z के कोफिशिएंट से तीसरी इक्वेशन बना देते। इक्वेशन बनने के बाद कोई भी दो को सॉल्व करते थे, वहां से लैम्डा और म्यू मिल जाते थे। लैम्डा और म्यू की वैल्यू अगर थर्ड इक्वेशन में सेटिस्फाई होती थी तो हम कहते हैं कि दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग करेगी और फिर आपको वहाँ से इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी मिल जाते थे। तो ये दो लाइन का इंटरसेक्शन का प्रोसेस रहता था। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, इंटरसेक्शन लाइन एंड एंगल, लाइन एंड प्लेन का। तो ऑब्वियसली बात है आपको लाइन भी और प्लेन दोनों ही गिवन होंगे
और आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। और ये तो बात हम अच्छे से जानते हैं, अगर लाइन और प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि लाइन और प्लेन दूसरे के पैरेलल हैं तो वहाँ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो कोई बता सकता है लाइन, अगर लाइन और प्लेन पैरेलल है तो इसमें क्या होगा, लाइन और प्लेन पैरेलल है तो इसमें क्या होगा। अब लाइन और प्लेन पैरेलल है तो उस कंडीशन में ऐसी डायग्राम की स्थिति आप देख पा रहे होंगे। तो ऐसी देखेंगे तो इसमें नॉर्मल तो एकदम परपेंडिकुलर होती है, तो लाइन और प्लेन पैरेलल होंगे तो आप ध्यान रखना एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 आएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लो। यदि लाइन एंड प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो लाइन की डायरेक्शन और प्लेन की नॉर्मल, इन दोनों का डॉट कितना होगा, 0 होगा। इस बात को आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते थे। ये वाला जो पार्ट हमने देखा, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, अगर थीटा मेरा 0 है तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 एंगल कब बन सकता है, जब लाइन एंड प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हो। तो आप यहाँ से ये पॉइंट अच्छे से माइंड में रखना, इफ लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर देन एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 ऑलवेज, ठीक है। अब यहाँ पे अपन आ जाते हैं। तो अगर लाइन और प्लेन पैरेलल नहीं है तो वो इंटरसेक्ट करेंगे, और वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, तो उसका क्या अप्रोच रहेगा। तो वैसे तो हमने ये निकाल रखा है पहले पिछले वाले लेसन के अंदर कि आपको मैंने एक पॉइंट से दूसरे प्लेन की डिस्टेंस निकलवाई थी, तो वहाँ पे हमने लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन तो ऑलरेडी समझ रखा था, ठीक है। अब इस जगह पे आपको एक सेपरेटली मैं समझा देता हूँ कि लाइन एंड प्लेन का इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करना होगा। आप क्या करोगे, एक स्टेप देख लो। सबसे पहले क्या करोगे, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, स्टेप फर्स्ट, इसमें क्या करोगे, लाइन पे एक पॉइंट मान लो, लाइन पे एक पॉइंट मान लेंगे एल पे, तो एक पॉइंट पी मान लेते हैं। तो ये पॉइंट बांधते समय क्या करते हैं, लैम्डा इक्वल टू रख लो, और यहाँ से पॉइंट लिखेंगे। तो हमने कई बार लाइन के ऊपर पॉइंट एज्यूम किया है, तो बिल्कुल ऐसे में बी लैम्डा प्लस y1 और सी लैम्डा प्लस z1 रख लेंगे, ठीक है। अब ये पॉइंट है तो लाइन के ऊपर हमने पॉइंट यही माना है जहाँ पे लाइन और प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये आपका पी पॉइंट है, ये इसी के अंदर सेटिस्फाई भी होगा। और इसमें अननोन पैरामीटर कौन है, लैम्डा है। तो अगर मेरे पास में कहीं से लैम्डा आ जाए तो मैं आसानी से इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले सकता हूँ जो इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, इस लाइन के ऊपर पैरामेट्रिक फॉर्म में एक पॉइंट लेना है और उसको प्लेन की इक्वेशन में रख लेना है। प्लेन की इक्वेशन में रख के ही आपको लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, पुट इन इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड गेट, क्या लेना है आपको, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, गेट लैम्डा। फिर लैम्डा की वैल्यू जो आ जाए उसको बैक कहाँ पुट कर लेना है, यहाँ पे पुट कर लेना है। तो फाइनली हमारे पास में क्या आ जाएगा, पी पॉइंट आ जाएगा। तो यही अप्रोच है, इसको सेपरेटली हमें किसी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट की बजाय पढ़ने करना चाहिए, एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं, इफ द लाइन मीट द प्लेन एट पी, एक लाइन प्लेन को पी पे मीट करती है, देन डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन, तो पी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी ये फाइंड आउट करवा रहे हैं। क्वेश्चन का अप्रोच बहुत ही ईजी है। तो अगर ये लाइन प्लेन को मीट कर रही है तो लाइन के ऊपर पॉइंट मान लीजिए, तो लेट इंटरसेक्टिंग पॉइंट पी है। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, तो आपको लिखना है एक्स वाई बाई 2 वाई प्लस 1/3 और z माइनस 2/4 इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कितना आएगा, 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा माइनस 1। ये मैं लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ये प्लेन के साथ में मीट कर रहा होगा तो प्लेन के ऊपर भी लाई करेगा, तो ये पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में लिखेंगे। तो ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई इक्वेशन प्लेन। तो अगर मैं प्लेन की इक्वेशन में इसको पुट कर देता हूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, x की जगह 2 लैम्डा प्लस 1, फिर 2 टाइम 3 लैम्डा माइनस 1 प्लस 3 टाइम z की जगह 4 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू कितना है, 15 है। इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 लैम्डा और यहाँ से 6 8 और ये 12, तो 20 लैम्डा हो रहा है। कांस्टेंट की वैल्यू देखेंगे कितनी आ रही है, 1 और -2 प्लस -1 और यहाँ से देखेंगे तो 6,
6 और -1 देखेंगे तो 5, और इधर जाएगा तो यह आ जाएगा 10 ही यहाँ पे, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू 1/2 मिल रही है। कैलकुलेशन चेक कर लो, कोई दिक्कत हो तो। ये 6 और 7 -2 5, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ गया। तो आपके पास में पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, लैम्डा की जगह आप अगर यहाँ पे पुट करते हो 1/2 तो ये आ जाएगा 2, और ये 3/2 -1 करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 और 2 ये 4 आ जाएगा। तो पी की वैल्यू 4 आ गई। अब पॉइंट पी की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का मतलब ओपी, तो ओपी की वैल्यू निकालेंगे तो ओरिजिन तो 0 होता है, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 + 1/4 + 16, ठीक है। ओरिजिन के साथ डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो 2 - 0 2 ही रहेगा, तो 2 का स्क्वायर 4। अब आप देखोगे यहाँ पे तो कितना होगा 20 और 80, ये 9/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9/2। कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको एफिशिएंसी रखनी है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर लाइन एंड प्लेन का इंटरसेक्शन हमने सीखा। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, दो प्लेन के बीच में एंगल निकालना हो तो दोनों नॉर्मल के बीच में एंगल निकालते हैं, लाइन एंड प्लेन के बीच में एंगल निकालना हो तो साइन थीटा लेते हैं, लाइन का डायरेक्शन लेते हैं बी वेक्टर और प्लेन का नॉर्मल लेते हैं। अब कोई भी पॉइंट की डिस्टेंस निकालते हैं तो सिंपली ये पॉइंट यहाँ रख लेना, यानी अब तक जो हमने देखा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने अच्छे से पढ़ लिया, यहाँ तक आता है। अगर फुटो परपेंडिकुलर निकालना है तो यहाँ राइट साइड में कितना रखना है 1 रखना है, और सिमिलर कॉन्सेप्ट है किसके 2D की स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे इमेज निकालते समय कितना करना है 2 कर लेना है। इमेज और फुट में इतना ही फर्क है, इमेज के लिए 2 करना है और फुटो परपेंडिकुलर के लिए यहाँ पे 1 रखना होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर फिर से आपको कहीं कहीं अब तक की कॉन्सेप्ट की इंफॉर्मेशन काम में लगेगी। तो एक लाइन है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन कोसाइन passes through the point 2 - 2 और 1 और makes equal angle with the coordinate axis। ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन है वो एक्सिस के साथ में इक्वल एंगल बनाती है। अब एक्सिस के साथ में इक्वल एंगल बनाने का मतलब क्या है, अगर लाइन इफ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, तो आपको बोल रहा है कि अल्फा और बीटा और गामा तीनों बराबर हैं, ठीक है। अब अल्फा बीटा गामा बराबर हैं तो मुझे कहीं कहीं लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन रेशियो चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो आप यहाँ से इस एंगल की मदद से डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो। कैसे, क्यों हम जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा ये 1 होता है। ये आप जानते हो अच्छे से, क्लास की जब 3D हमारी स्टार्ट हुई थी उसके पहली क्लास से हमने यही पढ़ा था, तो यहाँ पे तीनों इक्वल है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 3 cos स्क्वायर अल्फा = 1, तो cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1/3, तो यहाँ से cos अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी +3, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएंगे, तो आप कहोगे 1/√3, पॉजिटिव बोल रहे हैं इसलिए मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो 1/√3, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन 1/√3 1/√3 1/√3 आ रहे हैं, तो मैं dr अगर लिखना चाहूँ dr क्या लिख सकता हूँ 1 और 1 लिख सकता हूँ भाई। डायरेक्शन कोसाइन के अंदर अगर आप √3 हटा दें तो डायरेक्शन रेशियो कितने आ जाएंगे 1 1 1 आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। एंड dr आगे पॉइंट पता है, पॉइंट कितना है अपने। अच्छा, dr को अपन लिखते हैं कैसे, a b एंड c से लिखते हैं, तो मैं यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना चाहूँगा। इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी आएगी x - x1 2/y, ठीक, z - 2/1, यहाँ तक आ गया। यानी लाइन की इक्वेशन हमारे पास में आ चुकी है। अगर इसको लिखना चाहें इक्वल टू तो यहाँ तक लिख दें। अब ऑप्शन के अंदर क्या पूछा है उसको आगे बढ़ के हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द लाइन मीट द प्लेन। अब ये लाइन क्या कर रही है, प्लेन को मीट कर रही है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपको प्लेन गिवन था, इस क्वेश्चन के अंदर प्लेन गिवन नहीं है, प्लेन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन थी, उससे हमने प्लेन निकाल दिया। अब ऐसा मान के चलिए जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन है, तो उसके आगे वाला अप्रोच क्या होगा, यहाँ पे हम एक पी पॉइंट एज्यूम करेंगे, तो पी पॉइंट एज्यूम करेंगे तो कितना आएगा λ + 2 λ - 1
और लैम्डा प्लस 2 आ जाएगा। अब ये पी पॉइंट कहाँ पुट करेंगे, प्लेन के अंदर। तो प्लेन की इक्वेशन में आप जहाँ जहाँ एक्स वाई जेड है उसकी जगह लैम्डा प्लस 2, लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा प्लस 2 पुट कर दो। तो लैम्डा प्लस 2, लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 9। यहाँ पे देखेंगे तो कितना होगा, 2 लैम्डा और ये 4 लैम्डा हो रहा है। कांस्टेंट की वैल्यू देखेंगे तो 4 प्लस 2 6 5, तो ये 4 आ जाएगी। तो यहाँ से आपके पास में लैम्डा कितना आ गया, 1 आ गया। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ठीक है, जस्ट वेट। ठीक है, यहाँ से हमारे पास में जो क्वेश्चन आया है इसमें लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू 1 है तो इसको यहाँ पुट करें, ठीक है। तो पी पॉइंट कितना आ जाएगा, पी पॉइंट हमारे पास में आ जाएगा 3, 1 रखेंगे 0 और 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करें क्योंकि ऑलरेडी पी हमको गिवन है। तो पी गिवन है तो लेट्स इसको हम क्यू मान लेते हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। ये क्यू पॉइंट मान लिया हमने। तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ से हमको क्या मिल रहे हैं, 3, 0 एंड 3। अब फाइनल क्या चाहिए था, फाइनल क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा क्या था, उस पार्ट को अगर देखें तो आपसे पी क्यू की लेंथ पूछी है, पी क्यू की लेंथ पूछ रहे हैं। तो पी क्यू की लेंथ निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1, 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 और ये माइनस है तो प्लस 1 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास में ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा, तो √3 है। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर सही है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस आपको एक बार अप्रोच सही से आ जाए तो 3D के क्वेश्चन ऑलमोस्ट बच्चे जो अच्छा स्कोर करते हैं उनके क्वेश्चन सही ही होते हैं, ठीक है। अब और एक लाइन, ये दोनों ही किसी प्लेन के ऊपर लाई करते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन से हम प्लेन की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, इस पे डिस्कस करते हैं। तो लेट्स से हमें कोई पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैंने x2, y2 एंड z2 नाम दे दिया और इसको कोऑर्डिनेट वाई b नाम दे देता हूँ। और एक लाइन है, ये कंप्लीटली किसी प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। तो यहाँ पे डायग्रामेटिकली हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एक लाइन है जो कंप्लीटली प्लेन के ऊपर है, यानी इसका पूरा का पूरा पार्ट लाइन का प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। यानी जैसे आपने अपनी डेस्कटॉप टेबल की डेस्क पे आपने कोई पेन रख दिए, यहाँ पे कोई स्टिक रख दिए, तो वो कंप्लीटली उसी टेबल के ऊपर लाई कर रही है, ठीक है। तो ऐसे ही कोई लाइन है वो प्लेन के ऊपर लाई कर रही है। और एक कोई पॉइंट है जो हमने बी नाम दे रखा है, ये लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो इतनी इंफॉर्मेशन से हमें अगर प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो क्या हम लिखने की कंडीशन में है या नहीं। तो पहले ये जो डेटा दे रखा है उसको डिकोड करके इस डायग्राम में फिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये लाइन है, तो लाइन की डायरेक्शन हमें पता होती है, बी वेक्टर से गिवन होती है। अच्छा, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट होता है जहाँ से लाइन पास कर रही होती है। तो यहाँ पे ए पॉइंट अगर मैं लिखना चाहूँ तो आपको अच्छे से नजर आ रहा है, ए पॉइंट क्या होगा, x1, y1 एंड z1 हो जाएगा। और अगर आपसे कोई पूछे बी वेक्टर क्या होगा तो आप आसानी से बी वेक्टर यहाँ से डिकोड करके बता सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से देखोगे तो मुझे एक पॉइंट पता है, डायरेक्शन पता है और एक बी पॉइंट जो गिवन है वो भी इस इंफॉर्मेशन में यहाँ पे रख दिया है। अब एक रैंडम पॉइंट लेता हूँ मैं इसे प्लेन के ऊपर, जो एक प्लेन का लोकस मुझे डिफाइन करवाएगा। तो उस पॉइंट को अपन जनरल लेते हैं, तो उसको आर से मैंने ले रखा है, ठीक है। तो आर मैंने नाम दे दिया। अगर मैं इसे ए के साथ में इसको ज्वाइन करता हूँ तो एक तो बन जाएगा ए बी वैक्टर, एक इसको ज्वाइन करेंगे तो एक ए आर वैक्टर बन जाएगा और एक ऑलरेडी मेरे पास में बी वैक्टर है। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर ए के साथ ज्वाइन करें बी को तो एक ए बी वैक्टर बन जाएगा, एक ए आर वैक्टर बन जाएगा और एक बी वैक्टर है जो लाइन की डायरेक्शन शो कर रहा है। ये तीनों ही क्या है, कोप्लेनर है। अगर आप देखोगे तो आपको पता लग रहा है ए बी वैक्टर, ए आर वैक्टर एंड बी वैक्टर, ये आपस में क्या है, कोप्लेनर है। और जब मैं कोप्लेनर का नाम सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में एक कंडीशन हमेशा आती है कि उसके अंदर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है कोप्लेनर के अंदर। तो मैं यहाँ से बहुत आसानी से लिख सकता हूँ ए बी वैक्टर, ए आर वैक्टर और बी वैक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बॉक्स प्रोडक्ट 0 करोगे तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि हमने ये आर एक रैंडम या जनरल वेक्टर लिया है। तो एक्स वाई जेड के साथ में ये जो इन्फॉर्मेशन फिल करोगे
तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी और वो इक्वेशन इस गिवन प्लेन की इक्वेशन होगी जिसके अंदर ये पॉइंट और लाइन कंटेन हो रहे हैं। कंटेन होने का मतलब कंप्लीटली उसी के ऊपर लाई करना है। तो आपको इस बॉक्स प्रोडक्ट की मदद से एक प्लेन की इक्वेशन लिखने में आ जाएगी। अब हमारे पास में जो क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्टली कुछ इस टाइप से नहीं होंगे, उसके अंदर आपको कुछ अननोन वैल्यू निकलवाने की वो कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन देखूंगा कि जो पॉइंट है बी पॉइंट, ये बी पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पहली कंडीशन क्या लिखोगे कि बी पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सेकंड कंडीशन हमने ये लिखेंगे कि जहां से लाइन पास हो रही है वो ए पॉइंट भी क्या करेगा, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इतनी बात ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या लिखेंगे, तीसरी कंडीशन ये लिखेंगे कि जो हमारा प्लेन है उसकी नॉर्मल और लाइन की डायरेक्शन, प्लेन का नॉर्मल और लाइन की डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा। बताओ, ये पॉइंट मैंने डायरेक्टली बोल दिया, क्या आपको समझ में आ रहा है। प्लेन की डायरेक्शन और प्लेन का नॉर्मल, इन दोनों के बीच में एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। ये बात आपको समझ में आ रही है। जब आपने कंप्लीटली कोई लाइन प्लेन के ऊपर रख दी है और प्लेन का नॉर्मल 90 डिग्री पे, अब सोचने की कोशिश करो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा। तो आप खुद इस चीज को विजुलाइज करोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, लाइन की डायरेक्शन और प्लेन की नॉर्मल के बीच में 90 का एंगल बन रहा है। तो एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इन तीनों इन्फॉर्मेशन की मदद से कुछ अननोन भी होगा तो उसको हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन में आपको एक लाइन गिवन है और बोला है कि लाइन प्लेन के अंदर लाई कर रही है। एंड ये हमारे पास में प्लेन है और इस प्लेन के अंदर एक कंप्लीट लाइन है, ठीक है, ऐसे एक लाइन लाई कर रही है। अब आपको लाइन की इक्वेशन भी गिवन है और प्लेन की इक्वेशन भी गिवन है, लेकिन इसके अंदर अननोन है एल और एम, और मुझे एल और एम के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, तो ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, लाइन कहाँ से पास हो रही है, मैं यहाँ से ए पॉइंट लिखने की कोशिश करूँगा। तो लाइन पास हो रही है 3 -2 एंड -4 से। अगर मैं पूछूंगा तो बी वेक्टर कितना है, डायरेक्शन, तो आप कहोगे 2i - j + 3k, ठीक है। अच्छा, एन वेक्टर कितना है, तो आप कहोगे li mj और माइनस का k है। इतनी बात समझ में आ गई। जो किसकी इन्फॉर्मेशन थी उसमें से हमने क्या डिकोड कर लिया, पॉइंट डिकोड कर लिया, बी वेक्टर डिकोड कर लिया और एन वेक्टर डिकोड कर लिया। अब देखिए, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट किस में सेटिस्फाई करेगा, प्लेन में सेटिस्फाई होगा नहीं होगा, क्योंकि लाइन खुद प्लेन के ऊपर लाई कर रही है। तो लाइन के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट प्लेन के ऊपर होगा। तो लाइन जहां से पास हो रही है वो पॉइंट भी कहाँ पे होगा, प्लेन के अंदर होगा। तो हमको पहली कंडीशन क्या लिखनी चाहिए कि पॉइंट -2 और -4 सेटिस्फाई बाई प्लेन, ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। अगर प्लेन को सेटिस्फाई करेगा तो मैं एक्स वाई और जेड की जगह सिंपली इनको पुट करूंगा। तो कितना हो जाएगा, 3l - 2m माइनस और माइनस है तो +4 हो जाएगा इक्वल टू 9। तो यहाँ से आप लिखोगे तो 3l - 2m इक्वल टू 5, एक इक्वेशन मिल जाएगी। इतनी बात समझ में आएगी। यानी हर एक पॉइंट लाइन के ऊपर लाइक है तो वो प्लेन के ऊपर भी लाइक करेगा, क्योंकि लाइन खुद प्लेन के अंदर है। तो पहली कंडीशन यहाँ से मिल गई। सेकंड कंडीशन क्या लिखेंगे हम, कि जो लाइन की डायरेक्शन है, लाइन की डायरेक्शन है और प्लेन की जो नॉर्मल है, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, तो आप कहोगे 0 होगा, क्योंकि लाइन और प्लेन के बीच में कोई एंगल 0 एंगल बन रहा है। यानी लाइन और प्लेन की नॉर्मल के बीच में 90 का एंगल बन रहा है। तो एन वेक्टर डॉट पी वेक्टर इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से एन वेक्टर की वैल्यू पुट करूंगा और पी वेक्टर, तो li mj माइनस के डॉट 2i - j + 3k इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 2 है, तो कितना हो जाएगा, 2l - m - 3k इक्वल टू 0। तो 2l - m इक्वल टू 3, ये इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। इतना समझ में आ गया। अब ये दो इक्वेशन, दो अननोन हमें सॉल्व करने अच्छे से आते हैं। इनको जब सॉल्व करोगे तो आपको l और m की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहाँ से दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व करता हूँ। तो देखिए, ये वाली इक्वेशन तो एज इट इज लिख लेते हैं, 3l - 2m इक्वल टू 5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4l - 2m इक्वल टू 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का l इक्वल टू -1, तो l की वैल्यू 1 आ जाएगी। और l 1 है, इसका मतलब
इसको यहाँ पुट करते हैं तो 3 माइनस 2m इक्वल टू 5, तो 2m इक्वल टू 2, तो m इक्वल टू -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? m इक्वल टू -1। तो अब तो फाइनल तो केवल ऑप्शन के अंदर l² प्लस m² निकालना है, तो 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो समझने में ये आना चाहिए कि अगर मेरी कोई लाइन प्लेन के ऊपर लाई कर रही है तो लाइन का पॉइंट जहाँ से लाइन पास कर रही है वो भी प्लेन के ऊपर सेटिस्फाई होगा, और लाइन और प्लेन की नॉर्मल के बीच में डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा। तो उम्मीद है आपको इस क्लास के अंदर लाइन और प्लेन के बीच में हमने जो रिजल्ट देखे वो अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसको प्रॉपर रिवाइज करिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी जिसके अंदर हमने मल्टीपल कॉन्सेप्ट एक साथ डिस्कस किए थे। अब अगली क्लास के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमारे पास में 2 प्लेन है उनका बाइसेक्टर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, और मिसलेनियस कॉन्सेप्ट जितने भी हो सकते हैं उनको आगे डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डीपीपी। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा ये वीडियो वगैरह, आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करें, लाइक करें। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है और वीडियो लेके आने के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये आप थोड़ा सा कष्ट करोगे। थैंक यू, बाय बाय।